कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस विशेष तौर से बड़ी बात करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी चुनाव लड़ेंगे, इस तरह की चर्चाओं का दौर जारी था। इस पर बड़ी स्टेटमेंट आज मुख्यमंत्री की ओर से दे दी गई है। क्या सच में यहां सीएम सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर की ओर से चुनाव लड़ा जाएगा? बिल्कुल ये जानकारी हम आपको देंगे। मुख्यमंत्री ने इस पर किस तरह के संकेत दिए हैं, ये भी अपडेट लेकर आए हैं। दूसरी बड़ी बात करेंगे रमेश धवाला को लेकर, जो कि पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, मौजूदा समय में हालांकि भाजपा नेता ही हैं, लेकिन कांग्रेस में जाने के संकेत इनके भी यहां पर सामने आए हैं। और केवल इनके नहीं, इसके अलावा 10 से 12 और ऐसे नेता हैं भाजपा के जो कि जल्दी ही कांग्रेस में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ये कौन कौन से चेहरे हैं, ये भी अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। भाजपा के नामांकन तय हो गए हैं। प्रत्याशी देखिए, अभी हाल ही में उनकी ओर से तय कर लिए गए थे कि 3 उपचुनाव कौन कौन कैंडिडेट्स भाजपा की ओर से लड़ने जा रहे हैं चुनाव, लेकिन इसके बाद नामांकन तिथि भी सामने आ गई है, ये भी अपडेट देंगे। पोस्टल बैलेट भी जारी कर दी गई है और इसके अलावा डाक पत्र के माध्यम से किस किस को वोट देने की सुविधा मिलने वाली है इन उपचुनावों में, ये भी जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और इसी बीच हमीरपुर के नेरी में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रिकॉर्ड तोड़ तापमान अभी तक ये हमीरपुर की नेरी में रहा है। इसके अलावा 8 शहर ऐसे हैं जहां पर 40 डिग्री से ऊपर तापमान दर्ज किया गया है। अगले कल लू चल सकती है, इस तरह की चेतावनी फिर मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से दी गई है। दूसरी बड़ी बात एक कार एक्सीडेंट को लेकर करेंगे। शिमला जिला के ननखड़ी में यह हादसा पेश आया है। 500 मीटर गहरी खाई में कार गिर गई है। ननखड़ी में हादसा पेश आया और अनियंत्रित होकर 500 मीटर गहरी खाई में ऑल्टो कार पहुंच गई, बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और 300 मीटर की दूरी पर ही उस व्यक्ति का शव मिल गया जो कि कार में सवार थे। इनका नाम जोगेंद्र बताया जा रहा है, 67 वर्ष इनकी उम्र है और ये गाहन के निवासी बताए जा रहे हैं। पूरे इलाके में शोक की लहर छाई हुई है और अभी पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया है। देखिए, अधिकतर मामलों में एक यही सबसे बड़ा कारण बताया जाता है कि अनियंत्रित होकर कार गिर गई है और यहाँ भी 500 मीटर गहरी खाई में जो कार गिरी वही इसका कारण समझा जा रहा है। इसीलिए सावधानी बरतना इन दिनों काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अधिकतर एक्सीडेंट्स ही क्योंकि इस वजह से हो रहे हैं। बच्चे की मौत पर हंगामा हुआ, ये सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल की जानकारी लेकर आए हैं। इसमें परिजनों की ओर से शिकायत ये की जा रही है कि 2 मई को महिला गर्भवती थी, उसकी डिलीवरी उसी दिन हो गई। फिर 13 जून को बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही थी, छोटी बच्ची को अस्पताल लाया गया, क्षेत्रीय अस्पताल में उसे इंजेक्शन दिया गया और फिर आईजीएमसी के लिए रेफर किया गया। आईजीएमसी जैसे ही ये परिजन अपनी बच्ची को लेकर पहुंचे, उसके माता पिता जैसे ही पहुंचे तो यहाँ डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब परिजनों की ओर से सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार बच्ची को कौन सी बीमारी थी, इस पर डॉक्टर कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं। कौन सा इंजेक्शन उसे दे दिया गया था, इंजेक्शन पर भी यहां कोई जानकारी डॉक्टर्स की ओर से नहीं दी जा रही है और इस पर परिजनों ने सवाल उठाए हैं। बड़ा बवाल भी आज क्षेत्रीय अस्पताल में देखने के लिए मिला है। हालांकि क्षेत्रीय अस्पताल के प्रशासन की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अभी इंजेक्शन की रिपोर्ट नहीं आई है। जैसे ही ये रिपोर्ट आती है तो उसके बाद खुलासा हो पाएगा कि बच्ची को किस चीज का इंजेक्शन दिया गया था, क्या बीमारी थी। लेकिन डॉक्टर्स तो आसानी से ये बात बता सकते हैं, वो डॉक्टर जिसने इंजेक्शन दिया हो, लेकिन फिर भी गुरेज कर रहे हैं बताने से। ऐसा क्यों? यहां बिल्कुल फिर डॉक्टर्स की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ जाया करते हैं। ऐसा ही मामला ये सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में सामने आया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से पीएचडी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है 3 डिपार्टमेंट्स में। देखिए, सबसे पहले जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की जानकारी दे देते हैं। पीएचडी के लिए प्रवेश परीक्षा ली गई थी जिसका रिजल्ट जारी हुआ है और इसमें तकरीबन 8 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। कट ऑफ 72% रहा है। पूरी लिस्ट वेबसाइट पर डाल दी गई है और ये भी जानकारी इन अभ्यर्थियों को दी गई है कि 18 जून तक इन्हें फीस डिपॉजिट करवानी होगी। अगर नहीं करवाते हैं तो वेटिंग लिस्ट में जो अभ्यर्थी चल रहा होगा उसे सीट दे दी जाएगी। दूसरी बात करना चाहेंगे उन अभ्यर्थियों की जिन्होंने पीएचडी संस्कृत के लिए प्रवेश परीक्षा दी थी। इसका रिजल्ट घोषित हो गया है। 3 छात्रों का इसमें भी चयन हुआ है। 20 जून तक सभी प्रमाण पत्र इन्हें जमा करवाने होंगे फीस समेत। बीसीए विभाग के लिए भी कुल 40 छात्रों का चयन हो चुका है और वेबसाइट पर यह भी जानकारी डाल दी गई है। मेरिट लिस्ट अगर ये चेक करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। जेबीटी शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करना होगा। ये वो जेबीटीज हैं जिन्हें यहाँ बीएड डिग्री धारक माना गया था पहले।
बीएड डिग्री धारक थे और जेबीटी के पदों पर इन्हें क्योंकि नियुक्तियां दे दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पिछले साल ही ऑर्डर जारी हुआ था कि जेबीटी बनाम बीएड मामले में जेबीटी के पदों पर बीएड धारकों को भी नियुक्ति दी जा सकती है, लेकिन कंडीशन ये रखी गई थी कि 6 महीने का जेबीटी कोर्स इन्हें करना है। अब यहाँ शिक्षा विभाग की ओर से सभी डेप्यूटी डायरेक्टर से ये लिस्ट मंगवा दी गई है कि उनके क्षेत्र में कितने ऐसे शिक्षक हैं जेबीटी के जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया है। 6 माह का ब्रिज कोर्स करना है और 2 साल का वक्त उन्हें दिया जाएगा। 2 साल में कभी भी अपने 6 माह का कोर्स ये कर सकते हैं। 112 के करीब ऐसे जेबीटी शिक्षक हैं जो कि बीएड धारक थे, बीएड डिग्री धारक थे और फिर उन्हें नियुक्ति दे दी गई थी 112 के करीब पदों पर। बाकी के 1132 पदों को बाकी बचे पदों में मर्ज कर दिया गया था। तो ये एक अहम जानकारी कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक अभी ऐसे रह रहे होंगे जिन्होंने ये ब्रिज कोर्स नहीं किया होगा और ये बीएड डिग्री धारक हैं, लेकिन जेबीटी का ये कोर्स करना भी जरूरी है क्योंकि जेबीटी के पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों को मान्यता दे दी थी, लेकिन एक कंडीशन भी है और एनसीटी की गाइडलाइंस को भी फॉलो करना बहुत जरूरी है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है इन रूल्स को लेकर। नगर परिषद बिलासपुर पर फिर एक दफा भाजपा का कब्जा हुआ है और इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं उन्हें बधाई भी दी है। ये नगर परिषद के उपाध्यक्ष कमल गौतम को सर्वसहमति से नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पहले उपाध्यक्ष थे, अब देखा जा सकता है अध्यक्ष के पद पर इन्हें सर्वसहमति से चुन लिया गया है और ये एसडीएम अभिषेक कुमार गर्ग की अध्यक्षता में चुनाव आज आयोजित किया गया था। इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो कमलेंद्र कश्यप थे। ये भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन बाकी पार्षदों के साथ इनका स्वर नहीं मिल रहा था और भीतर खाते भी कई तरह के विरोध इनके लिए शुरू हो गए थे, जिसके बाद इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर ये चुनाव होना था नए सिरे से अध्यक्ष के पद के लिए और अब उपाध्यक्ष को ही अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया गया है, जो कि भाजपा से संबंधित है। इसीलिए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने और डॉक्टर राजीव बिंदल ने भी इस पर खुशी व्यक्त की है, क्योंकि नगर परिषद बिलासपुर पर अब भाजपा का कब्जा एक तरह से हो गया है। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का एक प्रतिनिधि मंडल राज्य वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची से आज मिला है और यहाँ 2 से 3 बड़ी मांग उन्होंने रखी है। पहली तो ये कि जो रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स कर्मचारियों के लिए अभी तक जारी हो जाने चाहिए थे 1 अप्रैल से, क्योंकि ये रेगुलर होने वाले थे, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 2 साल का पूरा कर चुके हैं, तो अब इस पर जल्दी ही फैसला ले लिया जाए, ये ऑर्डर्स जारी हो और बैकडेट से इन कर्मचारियों को लाभ देने की बात कही गई है। दूसरी मांग ये अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की ओर से रखी गई है कि पहले 2 मौके रेगुलर होने के लिए रखे गए थे, एक तो मार्च में, दूसरा सितंबर में, तो अभी भी 2 ही मौके कर्मचारियों को दिए जाए। ये उनका हक है, उनसे नहीं छीना जाना चाहिए। अब इस तरह की परिस्थितियां बार बार आती है, कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है, तो दूसरा मौका कर्मचारियों के पास नहीं है, पूरे 1 साल का इंतजार वो नहीं कर सकते हैं। सितंबर का मौका होता तो रुक भी जाते, लेकिन अब मार्च को ही जब रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स जारी होने थे, यानी कि 31 मार्च को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म हो गया है, 1 अप्रैल से रेगुलर होने थे, तो ऐसे में कैसे वो 1 साल का इंतजार कर सकते हैं। इसलिए ये रेगुलराइजेशन को लेकर 2 से 3 बड़ी मांगे रखी हैं और जहां ओपीएस अभी तक बहाल नहीं हो पाई है, जिसमें बिजली बोर्ड है, जिला परिषद कैडर है, अन्य छूटे विभाग के कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ दिया जाए। इन्हें आश्वासन दिया गया है वन विकास निगम के उपाध्यक्ष की ओर से कि इनकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे, लेकिन कितनी जल्दी अब यह संभव हो पाता है हम देखेंगे। और बिजली बोर्ड के कर्मचारी तो वैसे ही काफी ज्यादा रोना रो रहे हैं। देखिए, बड़े बड़े आंदोलन करके उन्होंने देख लिए, अल्टीमेटम दे दिए, 3 बार अनाउंसमेंट उनके लिए हो जाती है कि ओपीएस बहाल होगी, लेकिन फिर ये बात सिरे नहीं चढ़ पाई। तो अब ओपीएस बहाली के लिए क्या नया हथकंडा बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की ओर से अपनाया जाएगा, ये देखना भी काफी ज्यादा रोचक रहने वाला है, क्योंकि कोई हलचल होती हुई अभी उनकी ओपीएस बहाली के लिए तो हमें नजर नहीं आ रही है। देखिए, रील्स बनाने पर प्रतिबंध लग गया है अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में और ये एसजीपीसी यानी कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। कमेटी का ये मानना है कि एक सेल्फी पॉइंट उसे बनाकर रख दिया गया है, पिकनिक स्पॉट समझकर वहां पर बाकी धर्म के लोग आ जाते हैं, जबकि सिख समुदाय के लिए वो सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, लेकिन वहां आकर रील्स बनाई जाती है। डांस करते हुए भी कुछ लोग रील्स बनाते हैं, सेल्फी पॉइंट उसे समझ लिया गया है, जिस वजह से फोटोज और वीडियोज लेने पर अब वहां पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। गोल्डन टेम्पल से अब कोई फोटोज नहीं ले पाएगा, ना ही वहां किसी तरह की रील बनाई जा सकती है। इसके लिए तख्तियों का इस्तेमाल भी कमेटी की ओर से किया जा रहा है। गोल्डन टेम्पल के परिसर में जगह जगह तख्तियां लगाई जाएंगी और उचित कार्रवाई भी उन लोगों के खिलाफ की जाएगी जो इसके बाद भी वहां सेल्फी लेते हुए या रील्स बनाते हुए देखे जाएंगे।
देखिए, हेड कांस्टेबल की भी अब पूरी कहानी सामने आ गई है। हेड कांस्टेबल जसवीर, जिन्होंने दावा एक वीडियो में ये किया था कि वो डिप्रेस्ड है, पुलिस के आला अधिकारियों की ओर से उन्हें धमकाया जा रहा है, कुछ एक गैर जमानती धाराएं लगाने पर उन पर दबाव बनाया जा रहा है आरोपियों के लिए। लेकिन इस सबके बाद क्या हुआ कि वो लापता हो गए थे और इनके परिजनों ने एसपी ऑफिस के बाहर पहुंचकर खूब हंगामा भी किया। लेकिन अब जानकारी क्या सामने आई है कि जो हेड कांस्टेबल जसवीर है, ये खुद ही गायब हुए थे, ये कोई लापता नहीं थे, ये खुद ही गायब हो गए थे। इन्होंने इस तरह का माहौल बनाकर किया, और तो और इनके परिजनों को भी इस बात की जानकारी थी कि ये कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, किस मकसद से गए हैं। ये अपडेट सीआईडी क्राइम के डीआईजी डॉक्टर डीके चौधरी की ओर से दी गई है। हरियाणा के नारायणगढ़ में एक ट्यूबवेल पर लेटे हुए इनकी तलाश की गई है। हालांकि ये पुलिस को जानकारी थी कि ये खुद से ही गुम हुए हैं, इसीलिए इनके फ़ोन कॉल्स पर भी पूरा ध्यान रखा जा रहा था और कॉल डिटेल्स के माध्यम से ही इन तक पुलिस पहुंच पाई। इन्हें अब तलाश लिया गया है। अभी तक इनका बयान कलमबद्ध नहीं हुआ है, लेकिन ये दावा पुलिस की ओर से किया जा रहा है, एसपी सिरमौर की ओर से भी, कि स्टेटमेंट जल्दी ही इनकी कलमबद्ध कर दी जाएगी। लेकिन बड़ी बात कहना चाहेंगे कि इस तरह का माहौल खुद ही एक हेड कांस्टेबल की ओर से बनाया जाता है। पुलिस के आला अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी उन्होंने सवाल उठाए। पुलिस की हर ओर किरकिरी हो रही थी और दूसरी ओर फिर खुद ही गायब हो जाते हैं और इस तरह का माहौल बनाते हैं कि ये लापता हो गए हैं, किसी ने इन्हें किडनैप कर लिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इस सबके बीच एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि इससे पहले 17 मई को एक व्यक्ति से 45,000 रुपए की रिश्वत भी इन्होंने ली है और इस बात की शिकायत खुद इस व्यक्ति ने पुलिस में आकर दी थी। अब यहाँ सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। जो पंजाब के युवक आए थे, जिन्होंने उस स्थानीय व्यक्ति के साथ आकर सिरमौर में मारपीट की, तो उन चारों आरोपियों को आखिरकार जसवीर की ओर से क्यों बचाया जा रहा था? क्या कोई रिश्वत इन्हें दी गई थी या फिर माजरा कुछ और था? बार बार पुलिस के आला अधिकारी दबाव ये बना रहे थे कि बेरहमी से उस व्यक्ति की वहां पर पिटाई हुई है, तो चारों पंजाब के युवकों पर स्ट्रिक्टली एक्शन होना चाहिए। लेकिन जसवीर इससे बच रहे थे और उनका ये कहना था कि जो धाराएं लग सकती है वो वही लगाएंगे, इसके अलावा वो क्यों ही बड़ा एक्शन उन पर ले। और इसके बाद ये जानकारी सामने आती है कि पहले भी ये कई दफ़ा रिश्वत ले चुके हैं कुछ एक लोगों से। तो आखिरकार चल क्या रहा है? अभी छानबीन इसकी हो रही है इस पूरे मामले में। हालांकि पूरे नतीजे पर हम नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन एक बात ये क्लियर हो गई है कि जो जसवीर है ये खुद ही गायब हुए थे, कोई लापता नहीं थे, ना ही इन्हें किडनैप किया गया था। ये सीआईडी क्राइम के डीआईजी डॉक्टर डीके चौधरी की ओर से बड़ी जानकारी दे दी गई है। अब इस मामले में और ज़्यादा पूछताछ होगी जसवीर से, उसके बाद ही खैर खुलासा हो पाएगा कि ये पूरा सिनेरियो क्या था और पुलिस की छवि भी क्योंकि इस पूरे मामले में बहुत ज़्यादा खराब हुई है। तो अब विभाग के स्तर पर यह जांच होने वाली है। सीएम सुक्खू की ओर से टिकटों को लेकर आज बड़ी बात कही गई है और डायरेक्ट क्योंकि मीडिया की ओर से ये सवाल इनसे किया गया कि चर्चाएं हैं मुख्यमंत्री सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर चुनाव लड़ेंगी, तो इस पर सीएम ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि केवल अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उनकी धर्मपत्नी कोई चुनाव नहीं लड़ने वाली है। तो अब सीएम सुक्खू की पत्नी के चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर पूर्ण विराम लग गया है। दूसरी बात उन्होंने ये कही, जल्दी ही टिकटें तय कर दी जाएंगी। इसके लिए वो दिल्ली भी गए थे, प्रियंका गांधी वाड्रा से भी उन्होंने मुलाकात की है और अब यहाँ संगठन से मिलकर भी कुछ एक चर्चाएं होने वाली है। हालांकि कई तरह के दावेदार सामने आ रहे हैं, लेकिन किसे कांग्रेस चुनती है, फिलहाल इस पर माथापच्ची का दौर हमें देखने के लिए मिल रहा है। दूसरी ओर भाजपा है, जिनकी ओर से प्रत्याशियों का चयन कर लिया गया है। निर्दलियों को ही टिकट दिया जाएगा। पूर्व में जो निर्दलीय विधायक रह चुके हैं, जिन्होंने अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया था, वही तीनों कैंडिडेट्स हैं और पहले ही इन कैंडिडेट्स की ओर से दावा भी कर दिया गया था कि यही भाजपा के प्रत्याशी होने वाले हैं, जिसमें एक आशीष शर्मा है, होशियार सिंह है और केएल ठाकुर है नालागढ़ से। छात्रों के लिए एक अच्छी खबर, विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए बड़ी अपडेट कहना चाहेंगे। एससीए के चुनाव फिर बहाल हो सकते हैं, ये संकेत भी मुख्यमंत्री ने आज दिए हैं। सीएम सुक्खू का ये कहना था कि खुद भी वो विश्वविद्यालय की राजनीति से ही उभर पाए हैं और आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, तो जरूर इस तरह के चुनाव होने चाहिए, लेकिन इसमें ध्यान ये रखा जाएगा कि बिना हिंसा के ये चुनाव हो। पहले हिंसा काफी ज्यादा बढ़ गई थी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में, जिस वजह से एससीए चुनावों पर रोक लगाई गई थी। तब से लेकर अभी
तक इन संगठनों की ओर से ये मांग उठाई जा रही है, चाहे एसएफआई हो, एनएसयूआई हो, एबीवीपी हो, कि दोबारा से ये छात्र संगठन चुनाव होने चाहिए। तो अब होते हैं नहीं होते हैं, क्योंकि आश्वासन तो पहले भी कई सरकारों ने दिया। पूर्व जयराम सरकार में भी ये बात कही जाती थी कि जरूर दोबारा से ये एससीए के चुनाव बहाल होंगे, सीएम सुक्खू भी कह रहे हैं। लेकिन क्या फैसला इस पर होता है ये देखना होगा। हालांकि मुख्यमंत्री का कहना है कि वो इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं, सोच विचार के बाद फैसला ले लिया जाएगा। आज क्योंकि देखिए एल्यूमिनाई मीट थी, एचपीयू में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस बीच मुख्यमंत्री की ओर से कुछ पुराने किस्से भी याद किए गए। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा को याद करते हुए सीएम सुक्खू ने यह कहा कि एक वक्त वो भी था जब रणधीर शर्मा और सीएम सुक्खू आमने सामने होते थे और बार बार उस वक्त मुख्यमंत्री सुक्खू एक बतौर छात्र उनसे ये बात कहते थे कि उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि रणधीर शर्मा को ना तो विधानसभा में जाना है, ना ही वो एचपीयू में लगने वाले हैं, तो आखिरकार क्यों आप अपना समय नष्ट कर रहे हैं, इस राजनीति को छोड़ दीजिए। रणधीर शर्मा को एक बार उन्होंने इस तरह की बात कही थी, ये जिक्र आज मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया हंसते हुए कि जब खुद सुखविंदर सिंह सुक्खू विधानसभा पहुंचे तो उससे पहले ही रणधीर शर्मा विधानसभा पहुंच चुके थे और रणधीर शर्मा ने ही उन्हें ये बात भी फिर याद दिलाई थी कि जब बतौर छात्र उनके बीच में कहा सुनी हो जाया करती थी तो उन्होंने ये तर्क भी उन्हें दिया था, लेकिन मैं तो आपसे पहले ही विधानसभा आ गया था। हंसी मजाक करते हुए ये बड़ी बात आज मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से कही गई। हायर स्टडीज में और कैसे गुणवत्ता लाई जा सकती है, इस पर भी मुख्यमंत्री की ओर से कुछ सजेशंस लिए भी गए हैं, दिए भी गए हैं। रोजाना अधिकारियों के साथ ये चर्चा कर रहे हैं कि कैसे और ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन में बढ़ाई जाए। इस पर नए नए तरीके और हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और जो भी ज़रूरत होगी उसे अब हिमाचल प्रदेश में पूरा किया जाएगा। यहाँ की स्टडीज़ को सबसे बेहतर बनाने की कोशिश होगी, ये दावा मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से हुआ है। देखिए एक बड़ी जानकारी जो कि पूर्व मंत्री रमेश धवाला से जुड़ी हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक स्टेटमेंट रमेश धवाला की ओर से दी गई है जिसमें उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री सुक्खू देहरा को जिला बना देते हैं तो वो कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार है। हालांकि बात ये भी सामने आई है कि रमेश धवाला समेत कई ऐसे भाजपा के नेता हैं जो कि कांग्रेस के संपर्क में चल रहे हैं और कांग्रेस के टिकट 18 जून तक घोषित हो जाएंगे, ये भी अपडेट सामने आ गई है। क्योंकि अभी सीएम सुक्खू दिल्ली गए थे, प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की है, इसके बाद जल्दी टिकट तय हो जाएंगे। ज़्यादा समय इस बार कांग्रेस नहीं लेगी क्योंकि पिछली बार भी काफ़ी देरी बरती गई और उसका खामियाजा लोकसभा सीटों में देखने के लिए मिला है। कांग्रेस को 4 सीटें हार गई थी, तो इस बार कोशिश कांग्रेस की ये रहने वाली है कि जल्द से जल्द यहाँ नाम तय कर लिए जाए और फिर प्रचार प्रसार भी, क्योंकि उन प्रत्याशियों के लिए कांग्रेस को करना होगा। और भाजपा के नामांकन देखिए तय हो गए हैं। देहरा से प्रत्याशी होशियार सिंह 21 जून को नामांकन भरेंगे। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से आशीष शर्मा 18 जून को भरेंगे नामांकन और नालागढ़ से केएल ठाकुर 20 जून को पर्चा दाखिल करने वाले हैं। इनके साथ डॉक्टर राजीव बिंदल जो कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है वो मौजूद रहेंगे और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी इनके साथ नामांकन भरने के लिए मौजूद रहने वाले हैं। और निर्वाचन आयोग की ओर से भी कार्य शुरू हो गया है, पोस्टल बैलेट जारी कर दिए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग की ओर से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक उपचुनाव के लिए 85 वर्ष से अधिक जिन बुजुर्गों की उम्र है या जो दिव्यांग है उन्हें डाक पत्र के माध्यम से पत्र जारी कर दिए गए हैं। डाक मत पत्र एक तरह से उन्हें जारी कर दिए गए हैं और 10 जुलाई को क्योंकि वोटिंग होनी है, 13 जुलाई को फिर परिणाम सामने आ जाएंगे। एक बड़ी जानकारी देना चाहेंगे, ये पटवार खाने में जो काम पड़ जाते हैं उससे जुड़ी ज़रूरी अपडेट है। दरअसल क्योंकि फ़ीस यहाँ पर बढ़ा दी गई है उन कार्यों को लेकर, पटवार खाने में जो कि बड़े कार्य करवाने के लिए लोग पहुँचते हैं, लैंड रेवेन्यू एक्ट में संशोधन किया गया है और संशोधन का ड्राफ्ट राजस्व विभाग ने 5 अक्टूबर 2023 को जारी किया था। अब इसकी फाइनल नोटिफिकेशन हो गई है, तो इसके मुताबिक जमाबंदी के लिए अधिकतम 500 रुपये लगने वाले हैं, मिसल हकीकत के लिए अधिकतम 500 लगेंगे और अन्य जानकारी या रिकॉर्ड सुपरविजन के प्रति कॉपी करवाना हो तो 20 रुपये फीस अब इसके लिए यहाँ तय की गई है। स्पॉट का ततीमा लेने के लिए 50 रुपये फीस तय की गई है। ये जो राशि में बदलाव हुआ है उससे जुड़ी जानकारी हमने आपको दी। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।